नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मास्टर स्ट्रोक। जब ओनली न्यूज 24x7 का मास्टर स्ट्रोक लगता है तो जो बॉल है वो बाउंड्री पार जाती है। सभी सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं सीधा आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल समय नहीं लूंगा। सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि आने वाले 3 मिनट आप हमें दे दीजिए। 3 मिनट घड़ी से देखकर 3 मिनट आप हमें दे दीजिए। उसके बाद आपकी मर्जी है कि वीडियो आपको देखनी है या नहीं देखनी है। सीधी जानकारी पर लिए चलेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट जितने भी भारत के जज हैं उनके गलत कामों पर अनदेखी करता है? आपका भी कोर्ट में कोई ना कोई केस फंसा होगा या फिर आपने अपने जीवन में कोई ना कोई कोर्ट केस जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो कोई ना कोई अपने रिश्तेदारों का कोर्ट केस देखा होगा, या फिर किसी भी तरह से आप इससे वाकिफ होंगे और आपने देखा होगा कि किस तरह से जजों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। ओनली न्यूज 24x7 पहले से बता देना चाहता है, मैं सौरभ मिश्रा जजों के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो रिपोर्ट है उसको बताना जरूरी है। बहुत ही कड़वा सच, और उस कड़वे सच के पीछे जो कहानी निकल कर आएगी उसे देखकर और सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस देश में यदि कोई आम आदमी टैक्स नहीं पे करता है तो उसके साथ क्या होता है? उसके साथ क्या होता है? उसे कोई भी लोन नहीं मिलता है, या फिर उसे तमाम चीजों का सामना करना पड़ता है। तमाम सरकारी विभाग के लोग परेशान करते हैं। लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि देश के 87% जज ITR ही फाइल नहीं करते हैं। और तो और हमारे नियम कानून में उन जजों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने का कोई कानून नहीं बना हुआ है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? एक एक कड़ी में बताऊंगा, एक एक चीज मैं खोलूंगा। मैं सबसे पहले एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेता हूं आपके सामने कि दरअसल भारत के 87% जजों ने आयकर विभाग का जो इनकम टैक्स होता है वो नहीं भरा है, और उनको ये भरना सीधे तौर पर जरूरी भी नहीं है। और सुनिए साहब, इसको वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां भरते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबका ITR फाइल होता है, सारे मंत्रियों का ITR फाइल होता है, राष्ट्रपति का ITR फाइल होता है, जितने विभागीय लोग हैं सरकारी सबका ITR फाइल होता है, और एक ही जगह फाइल होता है, वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लेकिन हमारे जज साहब लोग जो कुर्सियों पर बैठे होते हैं और एक कलम चलाकर फैसला कर लेते हैं, उनका इनकम टैक्स CGI के पास जाता है। चलिए साहब, मान लेते हैं CGI के पास जाता है, आंतरिक मामला है, कई चीजें हो सकती हैं। कुछ चीजें हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं,
नहीं लीक की जा सकती। मानते हैं भाई वो देश से और सर्वोपरि होते हैं भाई, जज होते हैं, निर्णायक होते हैं, फैसले लेने वाले होते हैं, ये समझ में आता है। लेकिन एक रिपोर्ट का जिक्र मैं करता हूं आपके सामने दोस्तों। एक रिपोर्ट कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि CIA द्वारा तैयार की गई, जिसमें बताया गया कि भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया। यह रिपोर्ट 2017 के आंकड़े पर आधारित थी। ये तो 17 के आंकड़े पर आधारित थी। आप अभी का देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। सुनिए, उसके अनुसार 87% जजों ने आयकर रिटर्न भरा ही नहीं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि कई जजों ने अपनी वित्तीय विवरण और संपत्ति का सही तरीके से खुलासा ही नहीं किया। संपत्ति का सही तरीके से खुलासा नहीं करने का क्या मतलब है दोस्तों? आप नोएडा में चले जाइए, बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं। जब हम लोग वहां जाते हैं और वहां पर काम कर रहे मजदूरों से पूछते हैं कि भैया बताइए जरा ये किनका फार्म हाउस है, तो पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं फलाना जज साहब का है। बोलते किसके नाम है? हम जब पता करते हैं जाकर RTI और अन्य माध्यम से हम अपने विभागों में, तो पता चलता है कि नहीं भैया ये तो जज साहब का है ही नहीं। लेकिन वो वहां काम करने वाले लोग बताते हैं कि जज साहब आते भी हैं, जज साहब का परिवार भी आता है और उन्हीं के नाम है, यानी बेनामी संपत्ति। कमेंट्स बॉक्स में बताइए ये गलत है या नहीं। तमाम चैनल प्राइम टाइम में अपनी खबरें लेकर आते हैं और उन खबरों को प्रसारित करते हैं, लेकिन ऐसी खबरों को जगह नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कारण है कि किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया या फिर इस पर बोलने की हिम्मत ही नहीं करी। क्योंकि जो जज लोग होते हैं उनके खिलाफ अगर आप बोल देंगे तो आप जाहिर सी बात है सीधे तौर पर फंस जाएंगे। अरे हम भी नहीं बोल रहे भाई, ये तो मैंने आपको बताया ना भाई, कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया CIA द्वारा रिपोर्ट जो है, CAI द्वारा रिपोर्ट जो है ये बनाई गई है और ये तो बिल्कुल सत्य है। ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के से अलग अगर हम जाएं तो एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि जो ये जज साहब लोग हैं वो अपना ITR सीधा नहीं फाइल करते हैं। इन लोगों का ITR चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां पर जमा होता है। अब इसमें जजों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कमेंट्स बॉक्स में आपका काम है बताना। दोस्तों, इस रिपोर्ट ने भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाए, क्योंकि न्यायाधीश के फैसले और कार्यवाही सीधे तौर पर समाज और देश के भविष्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे में उनकी वित्तीय जानकारी का सही तरीके से खुलासा और आयकर रिटर्न दाखिल करना बेहद महत्वपूर्ण है। कानूनी दायित्व भारतीय कानून के अनुसार न्यायाधीशों की अपनी संपत्ति, आय और अन्य वित्तीय जानकारी का खुलासा करना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या पक्षपाती निर्णय से बचें। ये जो मेरी स्क्रिप्ट है, ये जो मैं पढ़कर बोल रहा हूं, इनमें तनिक भी त्रुटि हो तो आप बताइए। बहुत सारे लोग कहेंगे आप गोदी मीडिया हैं। क्या ये गोदी मीडिया का काम है? आप कांग्रेस पार्टी को फॉलो करते हो, आप समाजवादी पार्टी को फॉलो करते हो, आप आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हो, किसी ना किसी दिन इन जज साहब लोगों से आपका पाला जरूर पड़ा होगा। अब जरा फील करके सोचिए, क्या मैं गोदी मीडिया का काम कर रहा हूं? चलिए, इसका प्रभाव क्या पड़ता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो रिपोर्ट है, इसने यह दर्शाया कि न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता है और इससे कानूनी और संवैधानिक सुधार के पक्ष में आवाज उठाई गई। हालांकि भारत सरकार और उच्च न्यायालय ने
इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और यह भी कहा ऐसे मामलों की उचित जांच की जाए। क्या यह कह देना भर सब सामान्य है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो कहीं से नहीं लगता। इसके थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में मैं आता हूं, फिर मैं आगे और लिए चलता हूं। दोस्तों, इस रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि 87% जजों ने आयकर रिटर्न नहीं भरा, जो पारदर्शिता और जवाबदेही के संदर्भ में एक गंभीर चिंता का विषय है। यह सवाल उठाता है कि क्या न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता है ताकि इस तरह की स्थिति से बचा जा सके। यह जरूरी है कि न्यायाधीशों को भी अपने वित्तीय विवरण सही तरीके से प्रस्तुत करें ताकि समाज में उनके प्रति विश्वास बना रहे और न्यायपालिका की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। न्यायपालिका की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। अब एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों, मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स के हवाले से खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते लोकपाल के एक आदेश पर रोक लगा दी। यह आदेश एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर सुनवाई करने से जुड़ा था। जज का नाम उजागर नहीं किया गया, जज का नाम उजागर नहीं किया गया। चलिए भाई, कॉन्फिडेंशियल है, मानते हैं, नहीं उजागर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली लोकपाल बेंच ने 27 जनवरी के अपने आदेश में कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत उनके पास पूर्व जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनवाई करने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। समझ रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AS ओंका की बेंच ने इसे बहुत ही परेशानी वाला बताते हुए आदेश पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। समझ रहे हैं आप? जज का भ्रष्टाचार, लोकपाल, ये सब कुछ आपस में ही तय किया जा रहा है। ये सारी चीजें आपस में ही तय की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जजों की आलोचना को अस्वीकार किया है। क्यों भाई? मैं इस धरती पर जन्म लिया हूं, मैं यहां अपने चैनल पर बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में ये कहने के लिए बिल्कुल फ्रीडम से भरे हुए हैं, आजादी से भरे हुए हैं कि भाई सौरभ मिश्रा ओनली न्यूज 24x7 पर क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, सही है या गलत है, अपनी विचारधारा रख सकते हैं। तो आखिर जजों के लिए ऐसा क्यों नहीं? वो बात अलग है कि अगर आपका केस चल रहा है तो आप अपने जज के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, वो बात अलग है। लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते क्या हमें यह भी अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए कि यदि हमें कहीं भी कमियां नजर आती हैं, गलतियां नजर आती हैं, तो हम उस पर सवाल खड़े कर सके? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा नहीं कर सकते। समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमेशा जजों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संतुलित रुख हमने अपनाया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने। और सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के दखल के मामले से बचने के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित करना चाहता है। लोकतंत्र एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो कार्यपालिका के अधीन आता है। इसके 27 जनवरी के आदेश को मानने से जजों के खिलाफ शिकायतों के लिए एक नया रास्ता खुल सकता था। यह रास्ता पहले की तय प्रक्रिया के खिलाफ होता, लेकिन नहीं हुआ। एक नया चैप्टर बनता ना साहब। अब सुनिए, जजों के खिलाफ शिकायत सुन लीजिए।
जो लोग बहुत परेशान हैं, पीड़ित हैं, वो जरूर इस चीज को सुनेंगे। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 1860, माफ कीजिएगा, आईपीसी की 1860 की धारा 77, 1860 की धारा 77 कहती है कि अगर आरोप उनके आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ा है तो किसी जज पर अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह प्रावधान भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धारा 15 से भी है। सुप्रीम कोर्ट ने के वीर स्वामी बनाम भारत संघ 1991 में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ी। मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीर स्वामी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच चल रही थी। उन्होंने केस रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वह एक लोक सेवक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वह एक लोक सेवक हैं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के तहत अपराधों के लिए उनकी जांच जो है की जा सकती है। लेकिन अदालत ने यह भी साथ में कहा कि किसी जज को फर्जी मुकदमे और अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति की किसी जज के खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले को मंजूरी देनी होगी। राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि वो सीजीआई के, आप पूरा सुन ले फिर मैं बताता हूं, सीजीआई की सलाह माने। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मौजूदा जज के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया एक जज पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से अलग है, जहां संसद से मंजूरी की आवश्यकता होती है। आपको एक बार में पढ़कर लगा होगा, अरे भाई बात तो सही कह रहे हैं, सारे नियम कानून पहुंच तो वहीं रहे हैं, लेकिन इस रास्ते को यूं मोड़ना, फिर से यू टर्न लेना, फिर इधर ले जाना, उधर ले जाना, यहां फंसाना, वहां फंसाना, तब जाकर यहां पहुंचाना, ऐसा क्यों? अन्य मामले की तरह इसको सीधा और सटीक क्यों नहीं ले जाया जाता? क्या यह सही है? मैं थोड़ा सा और पढ़कर बता देता हूं आपको। लोकपाल के समक्ष मामला ये गया तो क्या हुआ? एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ दी गई माफ कीजिएगा, एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज की गई थी। आरोप था कि उन्होंने एक अतिरिक्त जिला जज और एक अन्य हाईकोर्ट जज को प्रभावित किया था। ये जज एक निजी कंपनी के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार जज जब वकील हुआ करते थे, सुनिए, जज जब वकील हुआ करते थे तब कंपनी उनकी मुकव्विल थी, मतलब कंपनी उनकी कस्टमर थी, एक तरह से कहें। होता ना भाई, अगर आप वकील हैं तो आपके कस्टमर ही हुए, जो है आपके पास आते हैं, कहते हैं साहब हमारे चुनाव जो है वो केस लड़ लो। अब लोकपाल का आदेश केवल इस बात से संबंधित है कि क्या उसके पास हाई कोर्ट जज के खिलाफ मामले की सुनवाई करने का अधिकार है, ना कि शिकायत की योग्यता से। लोकायुक्त अधिनियम कहता है, सुन लीजिए, लोकायुक्त अधिनियम क्या कहता है? लोकायुक्त अधिनियम कहता है कि यह भारत में और बाहर लोक सेवकों पर लागू होगा। लोक सेवक शब्दों को अधिनियम की धारा 14 के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से जजों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उपधारा F फॉर फिश, F कहती है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो किसी भी स्वायत्त निकाय में अध्यक्ष या सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी रह चुका है, संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित, यह पूरी तरह या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित यानी फंडेड या उसके द्वारा नियंत्रित शामिल है। ये कितना आपको ये पढ़ने में
बिल्कुल एक गणित जैसा लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़े जा रहा हूं। दोस्तों ये पचड़ा है। और जहां से मैंने शुरुआत की थी, पहले तो एक जज की जो है शिकायत होती है तो उस पर सुनवाई किस तरह से होती है आपने सुन लिया, ये कहीं से जायज है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, उस पर भी रोक लगा दी गई थी। भाई संतुलित करिए ना। बता तो रहा हूं, मैं पैदा हुआ हूं, वैसे जज साहब भी पैदा हुए हैं। जज साहब कोई उनका जो है वहां से आकाश से आकाशीय बिजली द्वारा उत्पन्न नहीं हुए हैं। आपकी तरह, मेरी तरह, प्रधानमंत्री मोदी की तरह, अन्य मंत्रियों की तरह, अन्य अधिकारियों की तरह वो भी पैदा ही हुए हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये कब तक। हालांकि इस पर जब भी कोई भी सरकार, मैं भी नरेंद्र मोदी सरकार कह दूंगा तो लोग गोदी मीडिया कहने लगेंगे। साहब सुनो, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है तो मैं एग्जाम्पल वहीं से दूंगा, उदाहरण वहीं से दूंगा। नरेंद्र मोदी सरकार भी इस पर अगर कुछ लेकर आती है, बिल लाती है, संशोधन लाती है, किसी भी तरह का कुछ भी लाती है, तो सबसे पहले यही जो विपक्षी हैं, जिन्होंने कानून 1947 में आज़ादी के बाद से बनाया, या फिर कहें कि लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। बाबा साहब ने बहुत अच्छा संविधान बनाया था हमारा, और उन संविधान में ऐसी भी चीज़ें हैं। मैं बाबा साहब को नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने संविधान गलत बनाया, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए ना साहब, चर्चा तो होनी चाहिए ना। अगर वो 1947 था तो ये 2025 है, चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल अभी अभी मोनेटाइज हुआ है, हम अभी अभी अर्निंग शुरू किए हैं, काफ़ी टाइम से डिमोनेटाइज था। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें आर्थिक सहयोग करें और बने रहें ओनली न्यूज़ 24x7। आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम मास्टर स्ट्रोक। जब ओनली न्यूज़ 24x7 का मास्टर स्ट्रोक लगता है तो जो बॉल है वो बाउंड्री पार जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।